गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। एंड आप सभी को याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन स्टार्ट किया था। 9 लेक्चर हमारे पढ़ भी चुके हैं। आज के क्लास में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग। आज हम बात करेंगे वृत्ताकार वलय के कारण अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो फास्ट वे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसा कि आवेश हमारा विद्युत क्षेत्र बनाता है, आवेश हमारा विद्युत बल रेखाएं बनाती हैं, सारे पॉइंट हमने पढ़ा था। तो मेन फार्मूला आप हमेशा के लिए याद रख लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ एफ अपॉन क्यू नॉट। और क्यू नॉट होता है एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। और ये जो F होता है, दिस इज द विद्युत बल। सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमारा पहला टारगेट होता है, हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कि आप डिफाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स। एंड द नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करो। दिस इज द सेकंड स्टेप। अब इतना करने के बाद हमने पढ़ा था कि चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, चाहे वो क्यू हो चाहे वो माइनस क्यू हो, फॉर ऑल टाइप ऑफ केसेस एट डिस्टेंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो बच्चे के दिमाग में उठना चाहिए ये कॉन्सेप्ट कि सर जो आज की हमारी हेडिंग है वो क्या है हेडिंग। तो आइए समझते हैं। समान रूप से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित वलय के कारण अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र। ठीक, अगर मैं इसी टॉपिक की बात करूं तो ये कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, along its axis। तो ये हमारी मेन हेडिंग है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, और ये एक्चुअल में आपका डेरिवेशन भी है। तो इस पॉइंट को आप सिर्फ नॉर्मली में नहीं बल्कि इसको डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। नाउ स्टार्ट माय कंटेंट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक वलय है। ठीक, ये हमारी वलय है, रिंग है, ये हमने लिया है वलय। चलिए, हाँ सर ये वलय है, अब समझ में आ गया। और वलय का मतलब होता है रिंग, जो हाथ में पहनते हो ना रिंग, वही है आपकी वलय। और फिर हमने कहा कि इस रिंग पर आवेश है समान रूप से वितरित। इस पर क्या है? रिंग है, जिस पर कि धनावेश या फिर ऋणावेश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धनावेश या ऋणावेश कुछ भी हो सकता है। तो ये समान रूप से वितरित है, समान रूप से जो आवेश वितरित है वो हमारा क्या है? क्यू है। अब हम एज्यूम करते हैं जो रिंग का वलय होता है वो होता है ये, और इसके अक्ष के अनुदिश ये छोटा सा पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया P, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और अगर ये वलय है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी, दिस इज द रेडियस R। सबसे पहले आपको बताना होगा कि माना एक आवेशित वलय है जिस पर समान रूप से Q आवेश रखा गया है,
जिसकी त्रिज्या r है, साथ ही हमें वलय के अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। वंस अगेन आई रिपीट इट। माना एक आवेशित वलय है जिस पर समान रूप से Q आवेश रखा गया है, जिसकी त्रिज्या r है एवं वलय के अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट उठता है कि सर ये डेरिवेशन हम लोग करेंगे कैसे? तो आप अपने माइंड से सोचो। हमने सिर्फ अभी तक एक ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, वो है बिंदु आवेश का। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ बाई r स्क्वायर। ये हम पढ़े हैं, चाहे धन हो चाहे ऋण हो। तो हमें यही चीज क्लियर करना है, हमें यही तो क्लियर करना था। क्या क्लियर करना था? कि जो हमें डेरिवेशन करेंगे वो किसकी सहायता से होगा? तो वो होगा हमारा समान रूप से आवेशित वलय का जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा बिंदु आवेश से। और कोई ताकत नहीं है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा पाए। तो अब हम दिमाग क्या लगाएंगे? आइए हम यहाँ पर, ये वलय वास्तविकता में बिंदु आवेश तो है नहीं। भाई आप एक बात बताओ, ये जो वलय है आवेशित वलय, ये तो बिंदु आवेश है नहीं, ये तो बहुत बड़ा आवेश है। जो हमारा वलय है आप इसको अभी तो बिंदु आवेश नहीं ना कहोगे, क्योंकि बिंदु आवेश वो होता है जिसका शेप एंड साइज स्मॉल हो, जिसकी शेप एंड साइज छोटी हो। तो अब हम यहाँ पे दो टुकड़ा कट करेंगे। देखो, एक छोटा सा टुकड़ा हम नीचे काटते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा हम ऊपर काटते हैं। एक छोटा टुकड़ा ऊपर काटेंगे, एक छोटा टुकड़ा हम लोग नीचे काटेंगे। इस छोटे टुकड़े को हम DQ कहेंगे और इस छोटे से टुकड़े को DQ कहेंगे। कहोगे सर ये काम क्यों करते हैं? फिर से देखना, ये पॉइंट इरेज कर दूंगा। वलय तुम्हारी बिंदु आवेश नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। जो आवेशित वलय है दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। ये तो बहुत बड़ा चार्ज है जिस पर कुल कितने आवेश हैं? Q है। जिस पर कुल आवेश कितने हैं? Q है। तो अगर हमें इसका डेरिवेशन करना है, अगर हमें इसका डेरिवेशन निकालना है तो हम किसका हेल्प लेंगे? बिंदु आवेश के फॉर्मूले का। हम किसका हेल्प लेंगे? बिंदु आवेश के फॉर्मूले का। और बिंदु आवेश बनाने के लिए हम दो टुकड़ा काटते हैं, एक टुकड़ा नीचे और एक टुकड़ा ऊपर। तो ऊपर वाले टुकड़े को भी DQ कहोगे और नीचे वाले टुकड़े को भी DQ कहोगे। तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको हमें समझाना था। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर दो टुकड़े काटते हैं। नाउ अगेन ये हमारा DQ हो गया। तो DQ के कारण ये जो हमारा DQ है, अब देखना DQ के कारण जो फील्ड बनेगी वो हमारी कुछ ऐसे बनेगी, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला जो DQ होगा ये भी इस पॉइंट पर फील्ड बनाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा। ये रहा हमारा पॉइंट P। हम ये मान लेते हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे कहानी क्या आपको समझा रहे हैं। हमें अक्ष के अनुदिश निकालना था। आइए अब यहाँ से कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं।
ये जो छोटा सा चार्ज आपने काटा है, इस वलय का छोटा सा हिस्सा dq लिया है, ये है बिंदु आवेश, और ये बिंदु आवेश इस पॉइंट पर, इस p पॉइंट पर दूर के तरफ फील्ड बनाएगा, क्योंकि धनावेश की फील्ड दूर होती है, तो हमने एज्यूम कर लिया दिस फील्ड इज E1। ये वाला जो टुकड़ा है dq, ये dq फील्ड बना रहा है E1, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि जो धनावेश होता है ये अपने से दूर विद्युत क्षेत्र बनाता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना आपने। चलिए, सेम एज इट इज ये जो नीचे वाला dq है, इसकी फील्ड को हम एज्यूम कर लेंगे E2। ठीक, अब एक बात बताना, अगर हम जो हमने बिंदु P माना है, इसकी दूरी अगर हम x एज्यूम कर लें, माना ये जो हमारा अक्ष के अनुदिश है, तो जो x क्या है, x बराबर है अक्ष के अनुदिश दूरी, अक्ष के अनुदिश दूरी, ये x क्या है, अक्ष के अनुदिश दूरी। तो मुझे बताओ, ये है रेडियस r, ये है x, तो मुझे लगता है जो ये डिस्टेंस होगी, दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम एज इट इज ये भी डिस्टेंस हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, फाइनली हम देखेंगे कि ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज थीटा एंड अगेन दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि सेम है, दोनों का एंगल सेम बनेगा। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। आइए एक बार फिर से दिखाता हूं ये थीटा का खेल। ये हमारी आवेशित वलय है, आवेशित वलय से x दूरी पर कोई पॉइंट है, ये हमारा x दूरी पर, और ये है हमारा रेडियस r। मुझे बताओ, ये जो dq है, ये जो छुटकवा सा dq है, ये जो छुटकवा सा dq है, यहाँ पर फील्ड बनाया कुछ ऐसे, और ये जो dq है ये फील्ड बनाया ऐसे। तो दिस एंगल इज थीटा एंड ऑल्सो दिस एंगल इज थीटा, सो वी कैन से दिस एंगल इज थीटा एंड अगेन दिस एंगल इज थीटा। क्या डाउट है इसमें? शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये भी आप लिख लेना, शीर्षाभिमुख कोण के वजह से थीटा बराबर थीटा एंड अगेन थीटा बराबर थीटा इन दिस ट्राइंगल। ये देखो, जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा एंड ये वाला एंगल थीटा, तो ये यहाँ पर भी एंगल आपका बराबर कर देगा। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। ट्राइंगल बन रहा है ना, ये देखो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा। ड्यू टू शीर्षाभिमुख कोण, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से जो हमारी एंगल बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। यही मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो इतने कहानी से हमें एक बात क्लियर हो गया। अब इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको फिर से दिखाता हूं। चलिए देखिए, जो भी हमारी ये स्लाइड है, थोड़ा सा बस मुझे एक स्टेप के लिए इसको छोटा करना है, फिर ये हम समझ जाएंगे चीजें। तो ये यहाँ पर अभी मैं रख दे रहा हूँ। तो कहानी यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गई कि छोटकवा dq E1 एंड E2 बना रहा है। ड्यू टू दिस रीजन अब हम देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड अक्ष के अनुदिश है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड अक्ष के विपरीत है। तो चलो देखो, ऊपर वाले को हमने E2 कहा है और नीचे वाले को हमने E1 कहा है। तो इसका जब हम ध्रुवीय घटक तोड़ेंगे, जब इसका हम घटक तोड़ेंगे, तो देखना बहुत ध्यान से, E2 का एक घटक नीचे के तरफ, ये E2 का एक घटक बनेगा E2 cos थीटा एंड ऊपर के तरफ घटक बनेगा E2 sin थीटा। अगर मैं गलत हूं तो जरा जवाब दीजिए।
भाई E2 का 2 ही तो ध्रुवीय घटक होगा। अगर ये हमारा E2 है, अगर वो हमारा E2 है तो नीचे के तरफ E2 कॉस और ऊपर के तरफ E2 साइन, यही तो बनेगा ना बिंदु P पर। और सेम एज इट इज अगर हम बात करें E1 की, अगर हम बात करें E1 का, तो ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो ये घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा एंड ये घटक हो जाएगा E1 साइन थीटा। भाई यही तो होता है ना ध्रुवीय घटक। E1 का एक घटक हो गया E1 कॉस, एक घटक हो गया E1 साइन। और यहाँ पर होगा क्या, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दीज आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए, मैं अगले स्लाइड में इसको लिखने जा रहा हूं। चलिए ये हमारी अगली स्लाइड। जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ऐसे है हमारा कौन, देख लीजिए एक बार, देखिए कौन है, E2 है और नीचे की तरफ E1। चलिए ऊपर है E2 और नीचे है E1, ठीक। ये है हमारी अक्ष के अनुदिश रेखा, ये है एंगल थीटा और ये भी एंगल है थीटा। तो जब हम इसका ध्रुवीय घटक कर रहे हैं, जब इसका हम ध्रुवीय घटक कर रहे हैं, तो E2 का एक घटक है E2 cos थीटा और ऊपर की तरफ है E2 sin थीटा। और जब हम E1 का घटक करते हैं, इस E1 का, तो E1 का इधर साइड घटक हो जाएगा E1 cos थीटा और नीचे के तरफ घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। हियर E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। मतलब वलय के केस में E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा सेम है। क्यों सर सेम है, मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पर लंबवार्धर घटक या लंबवत घटक, यहां एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। तो यहां लंबवत घटक एक दूसरे को, यहां लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड बराबर है E2 का मैग्नीट्यूड। सर कैसे, आइए हम बाई फॉर्मूला आपको समझाते हैं। जो E1 है, E1 की वैल्यू है K एंड DQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंदर है स्क्वायर रूट। यही है वैल्यू ऑफ E1 और सेम यही डाटा है E2 की भी वैल्यू यही है K DQ होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट और इसका हो गया होल स्क्वायर। और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ना भरोसा हो आओ देख लो, चलो देखो जरा सा खुद से देखो। DQ की फील्ड P पर क्या बनेगा, KQ बाई आर स्क्वायर, और R क्या है, ये है देखो R। ये वाला DQ क्या फील्ड बनाएगा, KQ बाई आर स्क्वायर, ये KQ बाई आर स्क्वायर। तो यही तो हमने लिखा है, देखो जरा E2 की जो वैल्यू है दैट इज KDQ डिवाइड बाई समथिंग स्क्वायर एंड E1 की जो वैल्यू है KDQ डिवाइड बाई समथिंग स्क्वायर। तो E1 और E2 का परिमाण सेम है। ड्यू टू दिस रीजन E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा आर कैंसिल आउट, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो अगेन हम अगली स्लाइड में, या इसी को छोटा कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा।
चलिए ये हमने लिखा, जबकि ये आपका मेन पॉइंट है, जबकि बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश, जबकि बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश सिर्फ और सिर्फ dq का क्षैतिज घटक ही रहता है, dq का क्षैतिज घटक ही रहता है, जिसके कारण परिणामी तीव्रता, जिसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र E net is equal to E1 cos theta प्लस E2 cos थीटा लेते हैं हम लोग, ये लेते हैं E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। तो ओवरऑल इस लाइन को हम ये भी कह सकते हैं, कि जो कुल है वो E का cos थीटा घटक है, E का cos थीटा। क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग मान नहीं रख सकते, E1 है छोटा dq, E2 है छोटा dq, सो दिस रीजन, अगले स्लाइड में हम चलते हैं। चूंकि dq का मान स्पष्ट नहीं है, चूंकि dq का मान स्पष्ट नहीं है, इसलिए E1 तथा E2 ज्ञात नहीं हो सकते, तो हम कुल आवेश Q का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, कुल आवेश Q का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। इसलिए अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब फाइनली हमारा आंसर आ रहा है। तो जो E टोटल होगा, दिस इज टेकन एज E cos थीटा, यही आपकी मेन लाइन है। और आते हैं अपने स्लाइड पर, एक बार दिखाना आपको जरूरी है, ये वाली स्लाइड हमारी। चलिए देखिए, कहने का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आवेशित वलय का तुमको क्या दिया है, Q दिया है, टोटल आवेश Q दिया है, और ये जो Q है समान रूप से वितरित होने के वजह से dq का मान हमें पता नहीं है, स्पष्ट हमें पता नहीं है। सो हम चेक करने के लिए कि कौन सा विद्युत क्षेत्र जुड़ रहा है, कौन सा विद्युत क्षेत्र कट रहा है अक्ष के अनुदिश, इसलिए हम ये 2 dq मानते हैं। और जब हम 2 dq मानते हैं तो हमें ये देखने को मिला, अक्ष के अनुदिश सिर्फ और सिर्फ कॉस घटक बचता है, साइन घटक कैंसिल आउट हो जाता है, साइन वाला घटक, लंबवार्धर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कट जाता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ कॉस घटक बचता है। और यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अभी हम इसका यूज करने वाले हैं, देख लो इसकी वैल्यू हम यूज करने वाले हैं। तो देख लो त्रिभुज में कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू है x और कर्ण की वैल्यू है x² प्लस
आर स्क्वायर। ये देख लो, पढ़ लो, मुझे तो रट गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा इन ट्राइंगल दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार है एक्स और कर्ण है दिस। तो हम फाइनली यहाँ पर आते हैं अपने मेन स्लाइड पर। ये देखो, जो ई है, जो ई है, जो कुल ई है, ये होगा के, और डी क्यू की जगह कुल आवेश रख दो, होल डिवाइड बाई दूरी होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। एंड कॉस थीटा की वैल्यू थी एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और यही है तुम्हारा फाइनल आंसर, ये है तुम्हारा ई कुल। थोड़ा सा इसको और सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे मुझे एक बात बताओ, ये डायग्रामेटिक वे में आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। त्रिज्या है आर, दूरी है एक्स, ये वाला एंगल है थीटा, और दूरी है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट। और यहाँ पे है हमारा छोटा सा डी क्यू। मुझे बस एक सवाल का जवाब देना, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब देना। जब हम डी क्यू का फील्ड निकालते हैं तो अलोंग द अक्ष के अनुदिश, अलोंग द एक्सियल लाइन, कौन सा घटक बचता है? कॉस घटक। साइन घटक क्यों नहीं बचता? क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसा तुमने पढ़ा है, ये साइन घटक कट जाता है। तो मुझे इकलौता जवाब दो, ये एक आवेश डी क्यू है, ऐसे दूसरा डी क्यू, ऐसे तीसरा डी क्यू, ऐसे चौथा डी क्यू, पांचवां डी क्यू, छठवां डी क्यू, सातवां डी क्यू, आठवां डी क्यू, नौवां डी क्यू, 10वां डी क्यू, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ऐसे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू करते जाओ तो जो डेरिवेशन आएगा वो किसका आ जाएगा? कुल वलय का। कहने का मतलब था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक का निकालना तो था, लेकिन हमने क्या किया, जैसे ध्यान से समझो, जो हमने ई माना है वहां पर के होगा, डी क्यू होगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होगा, ये होगा। तो हमने उसी चीज को क्या कर दिया, डायरेक्टली हमने फुल रख दिया। जैसे आप यहां पर देख लो, जिसको हम ई कह रहे हैं, जिसको हम वास्तविकता में ई कह रहे हैं, ये होगा कैपिटल के, इसके बाद डी क्यू क्योंकि हमने काट के रखा है, और होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसका पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर। यही होगा ना, बिंदु डी क्यू के कारण यही तो फील्ड होगा ना। लेकिन मैं वही सिखा रहा हूं कि ऐसे छोटे 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 डी क्यू करते करते पूरे रिंग भर दो। जैसे देखो, एक बार डी क्यू, 2 बार डी क्यू, 3 बार डी क्यू, 4 बार डी क्यू, 5 बार डी क्यू, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे डी क्यू करते करते कब तक जाना है? कुल क्यू तक। क्योंकि डी क्यू ऐसे कितनी बार है? क्यू बार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? वो होगा हमारा कुछ ऐसा। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम फाइनली यहाँ पे अपना डाटा रखेंगे, अपना डाटा रखेंगे। तो चलिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा। के अपनी जगह है, डी की डी क्यू करते करते क्यू हो गया, होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका है होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगेन दिस इज सॉर्ट आउट। जब इसको हम अगेन सॉर्ट आउट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा हो गया, जो ई कुल है, जो ई कुल है ये होगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, एप्साइलन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखो जरा,
डाटा को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल है, ये देखो वर्गमूल चढ़ा हुआ है, और वर्गमूल का स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल हटा देता है। और जो बगल में कॉस थीटा था, जो बगल में कॉस थीटा है, ये है एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इन दोनों की पावर होगी 1/2, क्योंकि याद करो वर्गमूल हटता है तो 1/2 हो जाता है। और इसको सॉर्ट आउट करोगे, जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो जो ई टोटल होगा, दिस इज योर फाइनल आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स। देखो क्यू छूट गया है, यहाँ क्यू भी लिख दो, क्यू छूट गया, क्यू एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, की पावर 3/2। तो दिस इज योर डेरिवेशन एंड हिंस प्रूव्ड, यहाँ पे हम कहेंगे हिंस प्रूव्ड, यहाँ पे डेरिवेशन आपका कंप्लीट समाप्त होता है। दिस इज द फाइनल वैल्यू। अभी भी हमारी ये स्लाइड समाप्त नहीं हुई है, आइए चलते हैं एक बार अपने पुराने स्लाइड पर, और यहाँ पर हम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं। समान रूप से आवेशित वलय के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। समान रूप से आवेशित वलय के कारण जहां पर हम छोटा टुकड़ा dq लेते हैं और नीचे वाला छोटा टुकड़ा dq लेते हैं, और इसके कारण बनने वाली फील्ड E1 एंड E2 है। ये काम क्यों करते हैं हम, dq टुकड़ा इसलिए लेते हैं, ये छोटा dq और छोटा dq टुकड़ा इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बिंदु P पर, ये बिंदु P पर, पॉइंट P पर कौन सा क्षेत्र जुड़ रहा है, कौन सा क्षेत्र कट रहा है। और फाइनली जब इसको हम डिराइव करते हैं तो वी कैन इजीली से चूंकि dq का मान स्पष्ट नहीं है, इसलिए E1 तथा E2 ज्ञात नहीं हो सकते, तो हम कुल आवेश Q का विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, और E टोटल इज इक्वल टू E का कॉस घटक, E का कॉस घटक यहाँ पर जुड़ता है। E की वैल्यू हमें पता थी, कॉस की वैल्यू पता थी, आंसर हमने रख दिया। और ड्यू टू दिस रीजन, नोट करके आप एक बात और याद कर लीजिए, नोट करके एक बात याद कर लीजिए, यदि x बराबर 0 हो, x बराबर 0 हो, देख लीजिए जरा सा डायग्राम को, देखिए डायग्राम को, अगर x 0 हो जाए तो क्या होगा, x 0 हो जाएगा तो क्या होगा, केंद्र पे चले आए। x बराबर 0 का मतलब है तुम केंद्र पर आ गए। तो देखो x बराबर 0 हो, इसका मतलब आप कहाँ आ गए हो, केंद्र पर। और जरा डाटा रख दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0। वैल्यू देखो, ऊपर देखो x है, ऊपर x आया है, ये मेन फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, वलय का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो फाइनली अब आपको एक बात मैं अगेन अगली स्लाइड में दिखा देता हूं, मुझे तो सारी बातें याद हो गई है, बस इसी चीज को मैं आपके सामने रख देता हूं। ये है वलय, धनावेशित वलय। यदि धनावेशित वलय की त्रिज्या r हो और दूरी x हो, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला जो डाटा होगा दैट इज दिस, और दिस एंगल इज थीटा, और ये वाली जो वैल्यू होगी दिस इज फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जो फील्ड होगा, हम कह सकते हैं जो ई कुल होगा, ई कुल, ये ई कुल होता है ई का कॉस घटक, यहां पर कॉस घटक जुड़ता है, यहां पर क्षैतिज घटक जुड़ता है, यहां पर क्षैतिज घटक भागीदारी लेता है, क्षैतिज घटक भागीदारी लेता है। और हमारा E का जो वैल्यू आएगा ड्यू टू चार्ज रिंग, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
और यही फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा निगेटिव चार्ज के लिए भी। मेरे प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा निगेटिव चार्ज के लिए भी। दूरी वही x है, त्रिज्या वही r है, सब कुछ सेम है, और इस केस में भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, दोनों के कारण हमारा फॉर्मूला यही होगा, दिस इज हेंस प्रूव्ड। HP मतलब हेंस प्रूव्ड। और क्या बात है, यदि हम x बराबर 0 कर दें, मतलब केंद्र पर आ जाएं, केंद्र पर, तो नोट करके लिख लो वलय के कारण, नोट करके लिख लो वलय के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? शून्य होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स सेंटर इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू 0 होता है ऑन इट्स सेंटर। वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर धनावेशित है तो भी सेम फॉर्मूला, ऋणावेशित है तो भी सेम फॉर्मूला। और खतरनाक कोई क्या कर सकता है, तो अगर कोई बहुत खतरनाक करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा, बताएगा कि बेटा डिफाइन करो व्हेन x बराबर 0। तो x बराबर 0 का मतलब होता है केंद्र पर, और केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती ही नहीं है। एक डेरिवेशन आज के क्लास में हमने पढ़ाया है, ये पांचों स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेम एज इट इज आपको डेरिवेशन करना है। नो डाउट हमारे लिए ये लेक्चर बड़े हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बड़ा है, लेकिन जब आप इसको 4 बार देख लोगे तो आप हमसे फिर कहोगे सर आप प्रूफ करिए, तो मैं 2 मिनट के अंदर इसको खटखट लिख दूंगा आपके सामने। वो तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है ना कि क्यों DQ माने, फिर विकर्ण क्या है, फिर कॉस क्या है, फिर क्षैतिज घटक क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, कौन कट गया कौन नहीं कटा, कौन अक्ष के अनुदिश है, फिर x बराबर 0 क्या है। हमें एक एक बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है ना, तो इसलिए हमारे वीडियोस क्या हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और ये भी हमारा डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल कॉन्सेप्ट। मिलेंगे अपने अगले क्लास पर नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, जितना बेहतर आपको चीज़ें समझ में आए, कोई कमियां हो, कोई बारीकियां हो, कोई हमसे मिस्टेक्स हो रहे हों, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये गलत आप कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सुधार करिए। तो जो भी सारी चीज़ें हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, वर्क करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।